बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपना वीलॉग शुरू करने से पहले एक वजाहत ज़रूरी है। मेरे मुस्तकिल व्यूअर्स हैं, मेरे मोहतरम भाई होंगे या बेटे होंगे, सैयद अहमद कबीर शाह। उन्होंने जो रिनाल्ड वाला वाक़या था उसको मुख्तलिफ पैराए में बयान किया है, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये हिस्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो बहुत बड़े आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन मैं आपके लिए 3-4 जगहों से चेक करके उसके बाद आपके सामने हक़ाइक़ बयान करता हूँ। बहरहाल शाह साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने वाक़या पूरा मेरी तरफ जो है वो अरसाल किया है। इसके अलावा उन्होंने कमेंट्स पे बात की है। मैं आपको कहता हूँ कि कमेंट्स लाजमी किया करें, और वो कह रहे थे कि आपने कहा है जी कि कमेंट्स न किया करें। मैंने सिर्फ माजरत इस बात की थी कि मेरा वीलॉग लंबा होता है, उसकी मैंने माजरत की थी। वो आप लोगों से की थी कि जी वो चूंकि उसमें अब आज मसलन मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपके सामने बाबरी मस्जिद का मुकदमा रखने जा रहा हूं, तो आप बताएं कि बाबरी मस्जिद आपने सुना होगा, आपने जो ना बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ जब बाबर की जो है वो कब्र को ठोकरें मारी गई अयूबी की तरह। तो आप बताएं ना कि बाबरी मस्जिद को किस तरह 2 लाइनों में बयान किया जाए। हाँ, जहाँ तक पॉलिटिक्स है वो मैं उसको कम से कम रखने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल तमाम व्यूअर्स का, तमाम नादरीन का तहे दिल से शुक्रिया। आपकी वजह से तो यार मैं हूँ, वरना मुझे फ़कीर आदमी को कौन जानता है या कौन सुनता है। मैं बार बार माजरत करता हूँ लंबे वीलॉग की कि वीलॉग लंबा होता है, सिर्फ इसकी माजरत करता हूँ। कमेंट्स आप लाजमी करें, हौसला अफजाई करें, दुरुस्ती करें, ये लाजमी किया करें। अब हम अपने वीलॉग के टॉपिक्स पे आते हैं। पहला टॉपिक ये है हमारे वीलॉग का कि कप्तान जो है वो सफदर साहब ने फरमाया है कि ना हमारी पार्टी चाहती है कि कश्मीर आज़ाद हो और ना हमारी फौज चाहती है कि कश्मीर आज़ाद हो। ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से डील का मतलब वो 100 जूते खाना और 100 प्याज खाने के मुतरादिफ होगा। और तीसरा टॉपिक है कि एस्टेब्लिशमेंट अब क्या करे। तो हम सबसे पहले नंबर वाइज शुरू करते हैं। एक जलसे में स्टेज पर मौलाना फजल रहमान साहब बैठे हुए थे और कैप्टन सफदर साहब ने खिताब फरमाया। आजकल जो कैप्टन सफदर साहब के हालात है ना वो काफ़ी माड़े हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी को डिस्कस करना कभी भी हमारा मुतमय नज़र नहीं रहा कि हम निजी ज़िंदगियां डिस्कस करें। लेकिन ये पता चला है कि आजकल उनको खाने का बिल भी खुद देना पड़ता है और उनकी हालत काफ़ी पतली है। जो उन्होंने बात की है ना ये तो ओपन सीक्रेट है, इसमें राज वाली कौन सी बात है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ना हमारी क़यादत चाहती है, क़यादत भी नून लीग की, और ना हमारी फौज चाहती है कि कश्मीर आज़ाद हो। ये कैप्टन सफदर साहब का कल का बयान है। तो ये हमें पता है, पहले पता है। अगर किसी ने उठाना है, किसी ने उल्टा लटकाना है, किसी ने कैप्टन सफदर को के साथ वजन लटकाना है, तो वो पकड़े कैप्टन सफदर को और उल्टा लटकाए और लितर जो है ना वो लितर परेड करे। मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनका बयान आपको जो है वो बता रहा हूँ। ये तो हमें पहले दिन से पता है, चाहे वो उधर वाली सरकार हो चाहे वो इधर वाली सरकार हो। उन्होंने कश्मीर को एक बेहतरीन जो है ना, जिस तरह वो एक टूरिस्ट स्पॉट होता है ना, वो रखा हुआ है। चाहे उधर की जो है वो मिलिट्री है, चाहे इधर की मिलिट्री है, कि जी इस पर एटमी जंग छिड़ जाएगी, ये फ्लैश पॉइंट है, ये बारूद का ढेर है, ये है, ये वो है। इसमें कश्मीरियों का मौक़िफ़ भी नहीं लिया जाता कि कश्मीरियों का अपना मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि कश्मीरी भी कोई 10 मौक़िफ़ रखते हैं। कोई खुद मुख्तार का मौक़िफ़ रखता है, कोई इंडिया के साथ मौक़िफ़ रखता है, कोई जो है वो पाकिस्तान के साथ मौक़िफ़ रखता है। तो कप्तान साहब की जो ये खबर है, तो हमें कप्तान साहब पहले मालूम है, ये सारा कुछ आपने उस पर मोहर लगा दी है, तो बड़ी मेहरबानी। हमें पता है कोई नहीं चाहता कि कश्मीर आज़ाद हो, और आजकल आपके जो हालात हैं, ख़ासकर जो आपके माली हालात हैं,
उसके बारे में भी हमें अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपको टिकट भी नहीं मिला था, आप एमएनए भी नहीं बने, और मेरा ख्याल है कि कैप्टन साहब को घर से खाना पड़ रहा है। और अगर इनको घर से खाना पड़ जाए, आपने देखा वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते राना सनोलो ने क्या तमाशा लगाया टीवी पे। हम 2 हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताएंगे, हम ये करेंगे। कभी कभी यकीन करें कि अपनी एस्टेब्लिशमेंट पे रहम आता है, यानी बंदा राना सनोले जैसे बंदे के हाथ से ब्लैकमेल हो जाए। चले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनकी कुछ तो औकात है, राना सनोले जैसे बंदे से बंदा ब्लैकमेल हो जाए। क्या हुआ उस ब्लैकमेलिंग का नतीजा? उस ब्लैकमेलिंग का नतीजा ये हुआ कि सियासी उमूर के राना सनोला साहब मुशीर बन गए। गाड़ी, घर, सरकारी पेट्रोल, सरकारी बिजली, छिको इस कौम ना, और हड्डियां तो गोश्त उतारो, वो सेट हो गए। अब कौन रह गए? अब जावेद लतीफ रह गए। जावेद लतीफ इसी तरह बक बक करता रहा तो बहुत करीब है कि जावेद लतीफ को भी ओहदा मिल जाएगा। आपको बता चुका हूं, जब PDM 1 का कुतखाना था तो 85 वजीर रखे हुए थे, ये जिनको कौम का बड़ा दर्द है ना, कि और मुसद्दिक ने कहा था, वो मुसद्दिक मलिक है मेरा ख्याल है, कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, लेकिन इनको पालने के लिए, इस फौज को पालने के लिए सरकारी पेट्रोल है, सरकारी बिजली है, सरकारी गाड़ियां हैं, सरकारी रहशगाहें हैं, वो सारा कुछ है। तो अब कैप्टन सफदर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि ये भी घर से खा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है इनका नंबर लगेगा, और रहम आता है, यकीन करें, बड़े लोगों पे जो इनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। बहरहाल उनके अपने किए उनके सामने आ रहे हैं, जो कुछ उन्होंने किया, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। 2-2 टके के लोगों से आप ब्लैकमेल होंगे तो फिर होते रहे। फवाद चौधरी ने बड़ी जबरदस्त बात की है। फवाद चौधरी ने कहा है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से डील करना वो 100 जूते और 100 प्याज खाने के मुतरादिफ है। मैं 100% इस बात से एग्री करता हूं। हालांकि अभी फवाद चौधरी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस नहीं आए, लेकिन ये उनका क्रेडिट है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ कभी गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की। और मेरे व्यूअर्स को, बहुत कम व्यूअर्स को पता होगा कि फवाद चौधरी जो दूसरी दफा गिरफ्तार हुए, उसके पीछे रीजन क्या थी? उसके पीछे रीजन ये थी कि वो फवाद चौधरी को कह रहे थे कि आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं, आप इमरान खान की निजी जिंदगी को खावर महा कंजरी का या वो फयाजुल हसन चौहान या फरोख हबीब की तरह मीडिया में उछालें। लेकिन फवाद चौधरी ने ये सारा कुछ करने से इनकार कर दिया। जब फवाद चौधरी दूसरी दफा गिरफ्तार हुआ, उसकी वजह ये थी, और बहुत बड़ी कैद काट के अब उसकी जमानत हुई है। अब जानते हैं कि फवाद चौधरी की 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और फिर जेल काटना। तो फवाद चौधरी का मशवरा बिल्कुल बरवक्त है, बिल्कुल साहिब है। अगर जो है वो PTI वो डील करती है हुकूमत से मुज़ाकरात करती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जायज़ हैं, उन्होंने मैंडेट चोरी नहीं किया। मैंने आपको बताया कि हफीज पीरजादा ये वजीर कानून थे भुट्टो साहब के, और भुट्टो साहब हफीज पीरजादा को कहते थे सोना मुंडा। एक दिन हफीज पीरजादा ने कहा कि भुट्टो साहब को कि वो जो फलां मौलवी है ना, महमूद नियाज़ी, फर्ज करें कि महमूद नियाज़ी जो मौलवी है ना, वो आपके खिलाफ बड़ी आपको गालियां देता है और आपके खिलाफ बड़ी बातें करता है, उसका कुछ करें। तो भुट्टो साहब ने कहा कि सोना मुंडा, अगर मैं उसके खिलाफ कोई बयान दूं, उसके खिलाफ बात करूं, तो वो तो लीडर बन जाएगा। लोग कहेंगे कि इसकी भुट्टो के साथ मुखालफत है, ये इतना बड़ा आदमी है, दफा करो, बोलने दो, बोलता रहेगा और चुप कर जाएगा। बात आपने समझी है? अगर जो है ना हुकूमत के साथ जो है वो इमरान खान बात करते हैं, तो इसका मतलब है हुकूमत जायज़ है, हुकूमत ठीक है, उन्होंने ठीक सीटें जीती हैं, उन्होंने इलेक्शन जीता है। 8 फरवरी को PTI ने इलेक्शन नहीं जीता, इन्होंने जीता है। अगर हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात करते हैं, फिर 100 जूते और 100 प्याज। अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाते हैं, अगर उनकी बातें मान लेते हैं, ना इमरान खान के बकौल ना हमने 9 मई किया, ना हमने करवाया, ना हमें इसका पता है, तो फिर किस बात की जो है ना मुजम्मत, किस बात की माफ़ी? क्योंकि ये भी खबरें चल रही हैं कि इमरान खान टीवी पे आकर माजरत कर लें, माफ़ी कर लें
اور جو ہے نا کہیں کہ آئندہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوگا تو پھر سوچا جا سکتا ہے۔ عمران خان کا موقف ہے کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کس نے کروایا ہے، تو کس بات کی معافی تلافی؟ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہاں آئین اور قانون کے اندر اور لوگوں کے سامنے وہ ڈیلے نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مشرف کے دور میں صبح اٹھے نا ایک رات تو ہمیں پتہ چلا کہ رات کو نواز شریف اپنا پورا ٹبر لے کر اور پتنی 17 سوٹ کیس لے کر اور سارے ملازم لے کر وہ جدہ پہنچ گیا۔ یقین کریں میں مذاق نہیں کر رہا، ہم صبح اٹھے تو ہمیں پتہ چلا۔ اخبارات کا دور تھا نا، اخبارات کا دور تھا کہ جی وہ تو جدہ ہی پہنچ گیا ہے رات کو ڈیل مار کے۔ پھر دوسری دفعہ کیا کیا، پھر پتنی کسی انسان کا، کوئی کہتا ہے کتے کا خون تھا، کوئی کہتا ہے کہ کسی اور مریض کا خون تھا جس میں وہ پلیٹلیٹس گرائے گئے، وہ بار بار دکھائے گئے، ٹی وی پہ چلایا گیا، اتنا ٹی وی پہ چلایا گیا کہ عمران خان جیسا بندہ بھی جو ہے نا وہ گھبرا گیا کہ یہ متھے آسی، یہ ابھی مرے گا اور یہ جو ہے نا وہ 1.25 لاکھ کا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ عمران خان بھی گھبرا گئے کہ اس کی حالت اتنی خراب، لیکن نون لیگ وہ جانتے نہیں تھے کہ نون لیگ کس حد تک جا سکتی ہے۔ یعنی کوئی پارٹی وہ اپنی مخالف خاتون کی ننگی تصویریں وہ جہازوں سے گروا سکتی ہے؟ سنا ہے تاریخ میں انہوں نے گرائیں تھی بے نظیر کی۔ اب یہاں پہ جو ہے نا وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کا مسئلہ ہے اور میری کئی بہنوں بیٹیوں کا مسئلہ ہے۔ میرے پاس وہ تصویریں پڑی ہیں میرے پاس جو جہازوں سے گری تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت عرصے سے پولیٹکس میں ہوں، بہت عرصے سے پولیٹکس مین کے دلچسپی ہے مجھے۔ میں جو ہے نا وہ الیکشن کور کرتا ہوں، میں اپنے جو ہے نا وہ ادھر ضلع میاں والی میں امیدواروں کا پرچیاں بنانا اور الیکشن کے رزلٹ، یہ سارا کچھ میں کرتا آیا ہوں۔ تو وہ تصویریں جب گریں وہ تصویریں مجھ تک بھی پہنچی۔ میرے پاس نصرت بھٹو کی بھی تصویر ہے، میرے پاس بے نظیر بھٹو کی بھی تصویر ہے، لیکن اب میں آپ کو کس طرح دکھاؤں؟ اور وہ تصویریں انہوں نے جہازوں سے گرائیں تھی، جہازوں سے۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ کمپنی کا جیٹ ہائر کیا تھا یا ہیلی کاپٹر تھا یہ مجھے نہیں پتا، وہاں سے انہوں نے تصویریں گرائیں تھیں، ننگی تصویریں بے نظیر کی۔ وہ ظاہر ہے جتنا اس وقت ایڈٹ ہو سکتا تھا ٹیڑھا میڑھا اتنا ایڈٹ کر کے انہوں نے گروائیں۔ کہیں پہ وہ ڈرنک کر رہی ہیں، کہیں پہ وہ ساحل پہ لیٹی ہوئی ہیں بیچ پہ، کہیں پہ وہ کیا چلیں دفع کریں کت خانے کو، تو وہ جو ہے نا انہوں نے کروایا۔ انہوں نے پھر وہ خون پتہ نہیں کدھر سے لاتے تھے، اب پلیٹلیٹس اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے، ہر منٹ بعد جو ہے نا نیوز بلٹن آ رہا تھا۔ خان صاحب بھی گھبرا گئے، خان صاحب نے خود کہا کہ جی وہ شیریں مزاری رونے لگ گئی۔ تو اب جو ہے وہ ان کے ساتھ بات کرنا پھر ٹھیک ہے، جو کچھ 2 سالوں میں لوگوں کے ساتھ ہوا، آپ اللہ پہ یقین کریں کہ لوگوں کی جمع پونجی، یعنی جو لوگوں نے زندگیاں لگائی نا، مثلا کسی نے پیٹرول پمپ لگایا، کسی کا کوئی فرنیچر کا کاروبار تھا پیٹیا، سارا انہوں نے تباہ کر دیا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو آرڈرز دیا گیا تھا کہ جو منظر کور کمانڈر ہاؤس پیش کر رہا ہے نا، جو منظر، وہ منظر ہر پی ٹی آئی کے لیڈر کا گھر وہ منظر پیش کرے، وہ منظر پیش کرے۔ میں نے کل پرسوں آپ کو 1 مئی والے وی لاگ میں جو ہے نا وہ بتایا تھا کہ مزدوروں پر گولی اس لیے چلائی گئی کہ جی مزدوروں کی طرف سے ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا ہے۔ آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ ہینڈ گرنیڈ کس نے پھینکا تھا، آج تک۔ میرا 1 مئی والا وی لاگ سن لیں آپ، لیبر ڈے جو آپ نے چھٹی کی ہے تو آپ وہ سن لیں کہ وہ ہینڈ گرنیڈ، حالانکہ امریکہ میں شکاگو میں ثابت نہیں ہو سکے کہ ہینڈ گرنیڈ کس نے، وہ بھی سرمایہ داروں نے پھنکوایا تھا، اور پھر 7 پولیس والے مر گئے۔ آج تک نہیں پتا، مزدوروں کے پاس تو گنے اور پسٹل تھے ہی نہیں، پولیس والوں کو گولیاں کس طرح لگ گئی، اور وہ ان کو بہانہ بنا کے فائر کھول دیا مزدوروں پہ، ہڑتالیوں پہ۔ یہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تاریخ میں آج میں آپ کو بابری مسجد کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ یہ پوجا کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اچانک رام مندر کی مورتی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی ہے، انہوں نے رولا ڈال دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک افسر نے وہاں پہ رکھی تھی۔ یہ تو تاریخ میں ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ بات چیت کے دن گئے، اب بات چیت کے اب وہ سزا دیتے ہیں، وہ 100 سال سزا دیتے ہیں۔ نظریہ جو ہے نا، نظریہ بندے نہیں، نظریہ، آپ اسی نظریے پہ کھڑے رہیں، آپ اسی نظریے پہ ڈٹے رہیں،
آپ نے آزادی لے کے دینی ہے لوگوں کو تو پھر اسی نظریے پہ رہیں. ہاں آپ مذاکرات کریں, اوپن مذاکرات کریں, آئین اور قانون کے اندر رہ کر کریں, ایک ایک بات میڈیا پہ رپورٹ ہو. آپ نے جو 3 بندوں کو نومینیٹ کیا ہے نا, وہ ایک ایک بات رپورٹ کریں کہ اب یہ بات ہوئی ہے, اب یہ بات ہوئی ہے. اور اول تو مذاکرات کی کوئی جو ہے وہ میرا خیال ہے ضرورت ہی نہیں ہے. چلانے دن جو ان کے 400-500 جو پانڈے رہ گئے نا ان کے ووٹر, ان کا بھی جو ہے نا وہ خاتمہ ہونے دیں. کیونکہ 8 فروری میں پورے ملک میں انہوں نے 30 سے 20 یعنی میں نے 30 سیٹیں کہی ہیں, تو ایک جو ہے نا میرا اپنا پیٹی بھائی ہے وی لاگر, اس نے درستی کیا کہ بھائی 30 سیٹیں نہیں لی انہوں نے 20 سیٹیں لی ہیں. بہرحال 20 یا 30 انہوں نے جو سیٹیں لی ہیں نا وہ بھی ان کو نہیں ملیں گی. اول تو عمران خان چل کریں اور ان کو کرنے دے حکومت روزانہ کتے کی طرح, یعنی ایک مولی کتا ہے, ایک بڈریا کتا ہے, ایک السیشن کتا ہے, ایک جرمن شیفرڈ ہے, رنگ برنگے کتے ہیں. وہ ہڈی درمیان میں پڑی ہوتی ہے, پیسے ہے نہیں, یہ لڑتے ہیں. آپ صرف وہ کاکڑ کے کارنامے چیک کریں کہ گندوں میں کتنا مال بنا کے گیا ہے. وہ کاکڑ, وہ جو لیکچر دیا کرتا تھا یونیورسٹی میں, اس نے گندم میں کتنا جو ہے نا وہ اس نے بنایا ہے یا کسی نے بنایا ہے. اس نے گندم جو ہے وہ بے تحاشا امپورٹ کی, اس میں مال بنا. اور اب دیکھیں کسانوں کی حالت, کسانوں کو ڈنڈے پڑ رہے ہیں. یہ کسان بھی بڑے جو ہے نا نون لیگ کے ترانے گاتے ہیں نا کہ جی یہ نون لیگ والے اس طرح اور نون لیگ والے بڑے, اب بھگتے ہیں پھر ترانے گاتے ہیں. تو ہم تو کسانوں کے ساتھ ہیں. ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کسان جو کچھ پیدا کرتا ہے اس کو اس کی قیمت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے. بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات یہ 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے کے برابر ہے, اور حکومت سے مذاکرات وہ ان کو تسلیم کرنے والی بات ہے. اور تیسری بات کیپٹن صفدر صاحب کی. صفدر صاحب ہمیں پتہ ہے آج کل آپ کی حالت بہت پتلی ہے اور اب آپ نے بھی بیان دینے شروع کر دیے ہیں, لیکن فکر نہ کریں ہماری اسٹیبلشمنٹ بیچاری, ان پہ ترس بھی آتا ہے. وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آپ سے بھی وہ کوئی نہ کوئی بات کریں گے اور آپ کے بھی وہ ترلے کریں گے کہ آپ چپ کر جائیں, ہماری حالت بہت ماڑی ہے. تو کپتان صفدر صاحب بھی جو ہے وہ حوصلہ رکھیں. آج میں نے آپ کو بتانا تھا نریندرا مودی کا چائے بیچنے سے وزیر اعلیٰ گجرات اور وزیر اعلیٰ گجرات سے جو ہے نا وہ وزیر اعظم انڈیا کہاں کہاں کیا کیا سازش کی گئی. یہ چانکیہ کے شاگرد, یہ چانکیہ کی سیاست کرنے والے کہاں کہاں مسلمانوں کو ڈچ کیا گیا, کہاں کہاں سازش کی گئی, بابری مسجد کس طرح گرائی گئی, حکومتیں کس طرح حاصل کی گئی. یہ آج آپ کے سامنے میں نے سٹوری رکھنی ہے. امید ہے آپ لوگ سنیں گے دلچسپی سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وی لاگ لمبے ہونے کا گلہ نہیں کریں گے. جو شاہ صاحب کو میں نے ایکسپلینیشن کر دی ہے کہ میں آپ لوگوں سے معذرت کرتا ہوں, کمنٹس کریں, گالیاں دیں, تعریف کریں, جو مرضی یہ کریں. میں چونکہ آپ پبلک پراپرٹی بن چکا ہوں, آپ کی وجہ سے آپ جو مرضی ہے میرے ساتھ سلوک کریں. 2% کا بندہ ہوں, فقیر آدمی ہوں, آپ نے جو مجھے کہنا ہے آپ کہیں. تو میں آپ کو سناتا ہوں بابری مسجد, بدقسمت بابری مسجد کا قصہ اور مودی کا اٹھنا. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں دونوں. 1984 میں اندرا گاندھی کو ان کے گارڈز نے قتل کر دیا. ویری امپورٹنٹ, 2 سکھ گارڈ سے. آپ کو یاد ہوگا انڈیا اور پاکستان کا میچ جاری تھا کرکٹ کا. جب خبر آئی کہ اندرا گاندھی کو اس کے 2 گارڈز نے قتل کر دیا, میچ بھی ختم ہو گیا تھا. 1984, میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا. لیکن جو مذہبی تقسیم وہ چھوڑ گئی تھی اس نے رنگ دکھانا شروع کر دیا. کیونکہ اندرا گاندھی نے بھی کہا تھا نا پاکستان کے ٹوٹنے پر کہ آج ہم نے 2 قومی نظریے کو وہ بیرہ عرب میں یا خلیج فارس میں غرق کر دیا ہے. اس تقسیم سے ایک نئی ابھرتی ہوئی پارٹی نے فائدہ اٹھایا. بات پہ غور کرنا ہے, جس کے 2 نعرے تھے. پہلا نعرہ تھا ایودھیا میں رام مندر, اور دوسرا کیا نعرہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا جائے. 17 اگست وہ سٹیٹس باجوہ سارا پہلے بتا چکا ہوں. یہ جماعت بھارت کو سیکولر کے بجائے مذہبی جماعت بنانا چاہتی تھی, اور یہ تھی بی جے پی, بھارتیہ جنتا پارٹی. اس نے طاقتور جماعت کانگریس کا مقابلہ کیسے کیا اور کیسے بھارتی سیاست کا رخ
तब्दील करके रख दिया। आज आपको ये बताऊंगा। बीजेपी भारत की इंतहा पसंद तंजीम RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सियासी विंग थी, यानी ये एक दहशतगर्द और एक जो है ना वो उसकी मुसल्लह तंजीम का ये सियासी विंग थी। RSS भारतीय आज़ादी से बहुत पहले यानी 1925 में जो है वो वजूद में आई थी और इसका नजरिया हिंदुत्व था। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ये लफ्ज आपने कई दफा इमरान खान के मुंह से सुना होगा। इसका आसान तर्जमा यह है कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। भारत की आज़ादी के बाद 1951 में RSS का सियासी विंग जो है वो जनसंघ पार्टी के नाम से कायम हुआ। इस पार्टी ने पंडित नेहरू के दौर में यह तहरीक चलाई थी कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया जाए। यह स्टेटस इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस इलाके को मुतनाज़ा तस्लीम किया था, माना था। सियासी फैसला होने तक स्पेशल स्टेटस जो है वो बरकरार रखा जाना था कि जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता। 370 के तहत 370 के तहत भारत का आइन कश्मीर पर लागू नहीं होता था। कश्मीर का आइन, झंडा, कवानीन सब अलग थे। मैं मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूं। भारतीय शहरियों को वहां मुस्तकिल रहने और जायदाद खरीदने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें इन शिकों के खिलाफ थी। RSS, बीजेपी और संघ जन वगैरह, इनका मानना था कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए आइन जो है वो उस पर लागू किया जाए, कश्मीर पे भी लागू किया जाए। इसी जनसंघ ने आर्टिकल 370 के खिलाफ तहरीक चलाई, जनसंघ ने, मगर अवामी हमायत हासिल नहीं थी। इसको अवामी हमायत न मिली। 1980 में जनसंघ के लीडर्स ने तय किया कि पब्लिक सपोर्ट के लिए इनको अपना नाम बदल लेना चाहिए। वो जनसंघ जो थी ना कि नाम बदलना चाहिए, पब्लिक अट्रैक्ट नहीं हो रही, पार्टी को एक नई लुक देनी चाहिए और फिर इसका नाम रखा गया जनसंघ का BJP, भारतीय जनता पार्टी। बड़े पैमाने पर मेंबरशिप हुई इसकी। अटल बिहारी वाजपेयी AB वाजपेयी इसके पहले सदर बने। क्याम के फौरन बाद जो है वो इन्होंने कश्मीर नहीं बल्कि क्याम के फौरन बाद इन्होंने दो अपनी जो है ना वो मकासद जाहिर किए। कौन कौन से? नंबर 1 के बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर, यानी ये जो है ना कैंप बनाया जाएगा, और दूसरा कश्मीर पर भारतीय आइन का लागू किया जाएगा और उसका स्पेशल स्टेटस जो है वो खत्म किया जाएगा। ठीक है जी, ये सबसे अहम इशू थे, यानी इसके जो है ना वो BJP के। बाबरी मस्जिद भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में लखनऊ के करीब अयोध्या के मकाम पर एक मस्जिद थी। पहले मुगल शहनशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 16वीं सदी में इसको तामीर कराया था। हिंदुओं की एक बड़ी अक्सरियत का मानना था कि इस मस्जिद की जगह पर वो हिंदू देवता राम पैदा हुए थे, यानी जहां पे मस्जिद है, और मस्जिद से पहले यहां पे राम मंदिर था। क्योंकि वहां पैदा हुए लिहाजा वहां पे बहुत बड़ा राम मंदिर था। इल्जाम था कि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने मंदिर गिराया और बाबरी मस्जिद बनाई, ये इल्जाम था। हिंदू इस मस्जिद को गिराकर दोबारा राम मंदिर जो है वो बनाना चाहते थे। अब जाहिर है कि मुसलमानों की बड़ी तादाद वो इस पर जो है ना वो मुश्तिल हो जाती और जो है वो मज़ामत करती। रामचंद्र राव बहुत बड़े मौरख हैं, ये बात सुने। रामचंद्र राव के बकौल जो मौरख हैं, कोई सबूत नहीं कि रामायण के हीरो यानी राम कोई हकीकी किरदार था। ये वो कह रहे हैं रामचंद्र के राम कोई हकीकी किरदार था ही नहीं, ये कहानियों का किरदार था। हिंदुओं के जज्बात और देवमाला में राम हीरो जो है वो बनाकर पेश किया गया कहानियों में, यानी हिंदुओं ने कहानियां बनाई हुई हैं। बाबरी मस्जिद पर पहला तनाज़ा 1855 में हुआ जब अंग्रेजों की हुकूमत थी। वक्फे वक्फे से यहां फसादात फूट पड़ते और कई दफा ये केस अंग्रेज की अदालत में भी गया।
کوर्ट मजहबी जो है जज्बात की वजह से कोई हतमी फैसला वो इसका न कर सकी। अंग्रेजों ने बहरहाल ये किया कि उन्होंने बाड़ लगा दी, बाड़ लगाकर इसके दो हिस्से बना दिए कि मरकजी मस्जिद में मुसलमान वो इबादत करेंगे और बाहर सैन में हिंदू इबादत करेंगे। ये गोरों ने फैसला किया। 1947 तक सूरत हाल जूं की तूं रही, 47 तक। 1949 में ये मामला संगीन हो गया। 1949 में हुआ यूं कि एक दिन राम की मूर्ति जाहिर हो गई, वो जो मैं इंट्रो में आपको बता रहा था, रामचंद्र के मुताबिक जाहिर नहीं हुई बल्कि सरकारी अफसर की मदद से रखवाई गई थी। ये रामचंद एक मोरिख थे, उन्होंने कहा कि एक सरकारी अफसर ने रखी थी, जाहिर नहीं हुई थी। और सीधी बात है, एक मूर्ति खुद किस तरह जाहिर हो सकती है? वो हाथ हिला सकते हैं या चल फिर सकते हैं मूर्ति वाले? मूर्ति का जो है मस्जिद में जाहिर होना वो हिंदुओं ने मौजज़ा करार दिया कि ये तो मौजज़ा हो गया है। राम भी चाहते हैं कि इनकी जाय पैदाइश पर मंदिर बनाया जाए। अब हिंदुओं को भाना हाथ आ गया, झगड़ा मजीद बढ़ गया। भारतीय हुकूमत ने मजीद मसाइल से बचने के लिए बाबरी मस्जिद को सील कर दिया मुकम्मल तौर पे, और इसके बाद जो है वो इबादत की इजाज़त भी न मिली कि बाद ये अब सील है। 1950 से 1961 उत्तर प्रदेश की अदालतों में ये 4 मुकदमात जो है वो चलते रहे। 1980 में भी ये केसेस ज़ेर समाअत रहे, यानी उस वक्त से जिस तरह हमारी अदालतें हैं। लेकिन एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद ने तहरीक शुरू कर दी। उसका मकसद था मस्जिद गिराकर मंदिर जो है वो बनाया जाए। बीजेपी और आरएसएस शुरू में ही उसका हिस्सा बन गई, वो पहले बहाने ढूंढ रहे थे। 1984 में इसी नारे पर इलेक्शन लड़ा बीजेपी ना, पहला इलेक्शन लड़ा 1984 में, लेकिन कोई खास कामयाबी न मिली, यानी उनको कोई खास कामयाबी न मिली। इससे कुछ अरसा कबल अक्टूबर 84 में कांग्रेस लीडर इंदिरा गांधी वो मारी गई। आप बताया जिस तरह दिसंबर 84 में इलेक्शन हुआ, हमदर्दी का बहुत बड़ा वोट कांग्रेस को पड़ा। 516 में से 404 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, और उस वक्त इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी वो भारी अक्सरियत से वजीर आजम बन गए, और बीजेपी को पूरे मुल्क में सिर्फ 2 सीटें मिली, यानी लोग इनको समझ गए थे। बीजेपी ने जन्मभूमि तहरीक को नहीं छोड़ा, उससे पीछे नहीं हटे, पूरे जो है वो जोर से ये तहरीक वो जारी रही। इसी असना में उनको एक गैबी मदद आ पहुंची। किस तरह? इंडिया के सरकारी टीवी दूरदर्शन ने राम पर जो है वो एक रामायण एक सीरियल शुरू कर दी, और उसकी जो है ये 1987 में देवता राम पर जबरदस्त सीरियल बना डाली। रामायण की 87 किस्तें थीं, और वो 1 बरस तक वो टीवी पर चलती रही। रामायण टीवी घर घर पहुंच चुका था। तकरीबन हर साल 30 लाख टीवी खरीदे जाने लगे वो रामायण की वजह से। दूरदर्शन की रामायण जो है वो उसको सीरियल को कम अज कम 8 करोड़ लोगों ने देखा, 8 करोड़। और कहते हैं कि रोड वीरान हो जाते, और जिन लोगों के घर में टीवी नहीं थे वो होटलों पे और नाई की दुकानों पे जाके रामायण देखते थे। यानी ये रामायण सीरियल, रामायण बनाने वालों ने मजहबी जज्बात को और भी ज्यादा भड़का दिया। इससे बीजेपी की पब्लिक सपोर्ट बहुत बड़ी रामायण सीरियल से। 1988 में रामायण सीरीज खत्म हुई। 1989 में तकसीम और बढ़ गई, इतनी बड़ी कि हिंदू जो है वो जो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम फसादात फूट पड़े। खासकर बिहार के शहर में भागलपुर में 2 माह ये फसादात जारी रहे। भागलपुर में 1000 लोग मारे गए, जिनमें 90% मुसलमान थे। पीछे वही राम मंदिर चल रहा था। इन फसादात में 50,000 भागलपुर वाले फसादात 50,000 लोग बेघर हुए। 1989 में बाबरी मस्जिद के सामने एक खास पूजा की गई। मस्जिद के सामने इस पूजा में बहुत सी ईंटें रखी गईं जिन पर राम का नाम लिखा हुआ था, और वो कहते थे कि इन ईंटों से हम मंदिर तामीर करेंगे।
फसादात और तेज हो गए। मिडिल क्लास में बीजेपी की मकबूलियत अब बढ़ने लगी और वो अब नारा नहीं रहा बल्कि लोग उसकी तरफ मायल होने लगे। कांग्रेस में आपस की लड़ाई शुरू हो गई। ये बड़ा इनकी जो फिर गैबी इमदाद हुई, उनके बहुत काम आई। कांग्रेस में जो है ना, वो राजीव गांधी के जो वजीर खजाना थे विश्वनाथ प्रताप सिंह अलमारूफ वीपी सिंह, वो अलग हो गए और उन्होंने अपनी अलहदा पार्टी जनता दल वो कायम कर ली। वीपी सिंह बड़े कद काट के सियासतदान थे। नवंबर के आखिर में इलेक्शन हुआ और कांग्रेस की टूट फूट का वो ये नतीजा बरामद हुआ कि उनकी टूट फूट का ये नतीजा बरामद हुआ कि जी इलेक्शन जो है वो राजीव गांधी की कांग्रेस उसने 197 सीटें ली और जनता दल 182 सीटें ले गई, यानी वो वीपी सिंह वाली। बीजेपी ने पहली बार 86 नशस्तें हासिल कर ली, 86। अब बीजेपी वो किंग मेकर बन गई। बीजेपी ने जनता दल की हमायत की, वीपी सिंह नए वजीर आजम बन गए। बीजेपी हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा जो है ना वो बन गई। ये टर्निंग पॉइंट था और राम मंदिर की मुहिम वो तेज हो गई। 1990 में राम रथ का मशहूर और मारूफ लाल कृष्ण एडवाणी ने निकाली थी। ये राम रथ टीवी पे मैंने खुद देखी, मेरे जैसे जो मेरी हम उम्र के बंदे उन्होंने देखी होगी। राम रथ का आगाज किया जिसने भारत को बिल्कुल बदल दिया। 1990 में बीजेपी के सदर LK एडवाणी, लाल कृष्ण एडवाणी ने राम रथ शुरू की। ये जो राम रथ, ये इतनी बड़ी रैली थी कि भारत के तमाम बड़े शहरों से इसने अयोध्या पहुंचना था। 25 सितंबर को ये गुजरात और सबसे बड़े मंदिर सोमनाथ के सामने से शुरू हुई। सोमनाथ महमूद गजनवी याद आ गया होगा। इस रैली का आगाज हुआ। ये रैली ये इतनी लंबी थी कि ये हैदराबाद, नागपुर और दिल्ली से होते हुए अयोध्या की तरफ बढ़ी। जहां जहां से जो है रैली गुजरती वहां फसादात होते। सिर्फ रियासत गुजरात में आगाज पर 100 लोग मारे गए। यही मकसद था एडवाणी लोगों का। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने बहुत बोल्ड और सख्त एक्शन लिया और लाल कृष्ण एडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। शुरका के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ। रथ यात्रा एडवाणी के बगैर जारी रही। 30 अक्टूबर के रोज हजारों लोग अयोध्या में पहुंच गए, यानी वो जो रथ थी इनकी रथ यात्रा। मुलायम सिंह यादव ने ऐलान कर रखा था कि बाबरी मस्जिद के करीब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस वक्त जो है वो वजीर आला थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने 28,000 के करीब पुलिस और पैरामिलिट्री को वहां पे तैनात कर रखा था। हर कीमत पर मस्जिद की हिफाजत की जानी थी, लेकिन जो जोशीले हिंदुओं ने रुकावटें तोड़ते हुए मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचाया और फिर बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग करके उनको वहां से निकाला। उसके बाद शहर में एक हफ्ता फसादात होते रहे, सैकड़ों लोग मारे गए और ये जो गिरफ्तारी थी LK एडवाणी की, इसके बदले में बीजेपी ने वो हमायत वापस ले ली वीपी सिंह से कि जी वो एडवाणी गिरफ्तार हो गया और वीपी सिंह के खिलाफ अदम एतमाद आ गई और जो है वो वीपी सिंह को हटा दिया गया। अगले वर्ष मई से जून 1991 में इलेक्शन हुए। इसी दौरान गांधी खानदान को एक और धचका लगा। धचका क्या था? राजीव गांधी तमिलनाडु में खुद का हमले में मारे गए। असल में 1987 में जब श्रीलंका में खाना जंगी चल रही थी तो हुकूमत की मदद के लिए फौज भेजी थी राजीव ने। तामिलों ने इस फौज पर भरपूर हमले किए जिसमें 1000 से ज्यादा भारतीय फौजी मारे गए। अब इंडियन प्रेस ने लिखना शुरू कर दिया कि श्रीलंका इंडिया का वियतनाम है। 1990 में फौज वापस बुला ली गई। इस मुदाखलत का बदला तामिलों ने राजीव गांधी को कत्ल करके लिया। जब कत्ल हुआ हमदर्दी का वोट पड़ा
84 की तरह इंदिरा गांधी कत्ल हुई थी, कांग्रेस ने 244 नशिस्तें जीत कर फिर हुकूमत बना ली और इस दफा नरसिम्हा राव वो वजीर आजम बने। बीजेपी ने 120 सीटें ले ली, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। उत्तर प्रदेश से भी जीत गए। मजे की बात यह है, जहां पे बाबरी मस्जिद थी जिस रियासत में, वो भी बीजेपी जीत गई। वही रियासत जहां अयोध्या शहर और राम मंदिर और रथ यात्रा ये सारा कुछ था। कल्याण सिंह वजीर आला बने, बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया। कल्याण सिंह ने, जाहिर है उनका वजीर आला था, सिक्योरिटी इंतहाई कम कर दी गई। 6 दिसंबर 1992 बीजेपी और दूसरी इंतहा पसंद तंजीमों ने हमला कर दिया, एहलकार गायब हो गए। हमला आवरों ने बड़ी आसानी से पूरी मस्जिद गिरा दी। जिस दिन मस्जिद गिरी, कल्याण सिंह मुस्तफी हो गए। मस्जिद गिराने के बाद कांग्रेस ने वहां पे गवर्नर राज नाफिज कर दिया और पूरी जो है ना रियासत में वो फसादात शुरू हो गए। हजारों लोग मारे गए। जमीन का मामला, अब मस्जिद तो गई, जमीन का मामला दोबारा अदालत में आ गया। अदालत जो भी करती, लेकिन बीजेपी जो है वो उसको मानती नहीं थी। पहला मार्का जो है वो दिल्ली सरकार में हुआ। बीजेपी का वोट बैंक बहुत ज्यादा बढ़ गया और 96 से 99 तक मुतनादा तरीन वक्त चलता रहा इंडिया में। 96 में इलेक्शन में कोई भी जमात फिर हुकूमत बनाने के लिए अक्सरियत हासिल न कर सकी। उसके बाद क्या हुआ जी? अटल बिहारी वाजपेयी 16 दिन के लिए वजीर आजम बने टोटल, क्योंकि किसी की अक्सरियत नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी को 16 दिन के लिए वजीर आजम बना दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत बनती और बिगड़ती रही। फरवरी 1998 में मिड टर्म इलेक्शन हुए। दरमियानी मुद्दत के बीजेपी ने 182 सीटें जीत ली। एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनी। अटल बिहारी वाजपेयी वजीर आजम बने, 1.5 बरस तक रहे। इन 1.5 बरसों में अहम वाकयात हुए। सबसे अहम वाकया मई 98 में राजस्थान पोखरान के इलाके में भारत ने 5 एटमी धमाके कर डाले। जवाब में पाकिस्तान ने चागी में 6 एटमी धमाके कर डाले। अगले वर्ष दोस्ती बस में पाकिस्तान आए जो है ना वो वाजपेयी साहब, अच्छे तल्लुकात के लिए। लेकिन कहा जाता है कि मुशर्रफ ने कारगिल जंग छेड़कर अमन के इस मुनफरिद मौके को जाया कर दिया, ये यानी तजिया निगार कहते हैं। उसके बाद सितंबर अक्टूबर 99 दूसरे मिड टर्म इलेक्शन हुए। बीजेपी को 182 सीटें मिली। छोटी जमातों के साथ मिलकर फिर इत्तेहादी हुकूमत बनी और ये पहली इत्तेहादी हुकूमत थी कांग्रेस के बाद जिसने 5 साल पूरे किए। वाजपेयी 2004 तक वजीर आजम रहे। बीजेपी कांग्रेस के बाद पहली पार्टी बन गई जिसने 5 साल पूरे किए। यही दौर था जिसने गुजरात में मोदी को जन्म दिया। वो मोदी जो है वो फ्यूचर मैन इसका इंडिया का। रथ यात्रा जब शुरू की LK अडवाणी ने, तो LK अडवाणी के साथ ट्रक पर एक काली दाढ़ी वाला 40 साल कारकुन भी मौजूद था। ये कारकुन नरेंद्र मोदी था और ये गुजरात का अहम कारकुन था। 8 साल की उम्र में RSS, ज़हनियत देखें, 8 साल की उम्र में RSS में शामिल हो गया। 1985 तक उसी तंजीम में रहा। 85 में वहां से बीजेपी में शिफ्ट हो गया। 1998 से 2001 तक बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी रहा। 2001 में वाजपेयी ने गुजरात के वजीर आला को बरतरफ करके मोदी को वजीर आला बना दिया 2001 में, और यहां से मुसलमानों का बुरा टाइम शुरू हुआ। 2002 में फसादात फूट पड़े। राम मंदिर तहरीक भी थी। 27 फरवरी 2002 रियासत गुजरात के शहर ओधरा में अयोध्या से जायरीन आ रहे थे। अयोध्या से वो राम मंदिर वाली जगह देखकर उस ट्रेन को किसी ने आग लगा दी और 100% कहा जाता है कि ये आग मोदी ने लगवाई थी और उसमें 59 यात्री जलकर हलाक हो गए। अयोध्या से ट्रेन आई थी। फसादात तेजी से फूट पड़े। इन हंगामों में 1000 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। ज्यादातर उसमें जाहिर है मुसलमान थे। फसादात मोदी की हमायत में जो है ना वो हो रहे थे, मोदी की हमायत हासिल थी।
اور کوئی بھی بچانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس وقت ایک سابق وزیر داخلہ ہارن پانڈیا جو ہوم منسٹر بھی رہ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ پولیس کو حکم ہے کہ ہندوؤں پر سختی نہ کی جائے۔ 2003 میں جو ہے ہارن پانڈیا کو قتل کر دیا گیا۔ پولیس افسر سنجیو بھٹ نے سپریم کورٹ میں حلفیہ بیان دیا کہ مودی نے فسادات روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر کیا ہوا جی؟ اعلیٰ افسروں سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ سنجیو بھٹ نے حلفیہ بیان دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جی؟ پہلے تو پولیس سے نکال دیا گیا سنجیو بھٹ کو، پھر ایک پرانا مقدمہ نکالا گیا اور ان کو 20 سال سزا ہو گئی۔ پھر جی سپریم کورٹ نے ایک ٹیم بنائی اس سارے واقعے کے لیے۔ اس ٹیم نے گجرات حکومت کی ایما پر 2012 میں مودی کو کلین چٹ دے دی۔ اپیلیں دائر کی گئیں، دوبارہ اپیلیں خارج ہو گئیں، مودی کو جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی۔ برٹش میڈیا نے گجرات فسادات پر ایک زبردست ڈاکومنٹری بنائی، لیکن وہ ڈاکومنٹری انڈیا میں بین ہو گئی کیونکہ اس میں مودی کا کردار تھا۔ فسادات کے بعد گرفت اتنی مضبوط ہو گئی مودی کی کہ 2001 سے 2014 تک وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 2004 میں سیاسی بساط پھر پلٹی، بی جے پی الیکشن ہار گئی اور کانگریس جیت گئی۔ کانگریس کی طرف سے منموہن سنگھ وہ وزیر اعظم بن گئے اور 2014 تک وہ وزیر اعظم رہے۔ اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے لیکن اذان شروع ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ کمنٹس مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔